देखिए, पूरे देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है और सब लोग राहुल गांधी की यात्रा चाहे सोशल मीडिया पे देखते हैं चाहे मीडिया पे देखते हैं, जिस हिसाब से भीड़ जुट रही है उससे एक बात साबित हो गया है कि लोग मोदी सरकार के जुल्म से, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों को धर्म के नाम पर टकराव इतना पैदा कर दो कि कोई भी रोटी और रोजगार की बात नहीं करे। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगा और पराठे पर 18% टैक्स लग गया। 18% टैक्स जो पराठे पर लगा, ये इससे एक बात साबित हो गई कि लोगों को रोटी से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोगों की रोटी की चिंता नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट की चिंता कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी के देश के तमाम नेता, चाहे वो केंद्र के हैं चाहे वो राज्य के हैं, वो सब सिर्फ वोट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। वोट कैसे मिलेगा? अभी राजस्थान में झुंझुनू में इनकी मीटिंग हुई तो कह रहे हैं हमने पन्ना प्रमुख बना लिया, अब वोट लेने के लिए हम ऐसे ऐसे करेंगे। बीजेपी के लोगों को ये बता दो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने या आपके किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने या आपके किसी भी मुख्यमंत्री ने आटे, दाल, चावल, मेडिकल, एजुकेशन, पराठे पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अटल जी समझते थे कि आटे और दाल, चावल पर कभी टैक्स नहीं लगाया जाता। और आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप ही के प्रधानमंत्रियों ने कभी आटे पर टैक्स नहीं, आटे पर टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने। तो आप देश की धर्म और संस्कृति को मानते ही नहीं हो। आप राम की बात करते हो लेकिन राम राज्य को अपनाना नहीं चाहते। राम राज्य का अर्थ दुनिया जानती है, जन कल्याण और विकास है, जहां पे रोटी मिले, रोजगार मिले। आप मुझे ये बता दो, इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $80 से $85 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $130 से $140 प्रति बैरल थे। इतना महंगा क्रूड ऑयल था, लेकिन यहां पर इंडिया में 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बहुत कम था। 2 रुपए और 4 रुपए टैक्स था। 2 रुपए पेट्रोल पर, 4 रुपए डीजल पर टैक्स था। अब इन्होंने क्या किया, जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया अब इनको टैक्स कम करना चाहिए। अब ये टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। यदि आज ये टैक्स कम कर दे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्होंने पहले टैक्स एक था, अब इन्होंने 2 ड्यूटी स्पेशल लगा दी, 3 स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा खत्म कर दिया। ये सारा टैक्स केंद्र में जा रहा है, समझे आप? बार बार बीजेपी के प्रदेश के नेता सफेद झूठ बोलते हैं। पापी है ये लोग, पाप लगेगा। 2014 में राजस्थान की सरकार का जितना टैक्स था उतना ही आज है। हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र ने बढ़ाया है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र को जा रहा है ये पैसा पूरा, राजस्थान को नहीं मिल रहा। राजस्थान का टैक्स पेट्रोल डीजल पर उतना ही है जितना पहले था। आप इतना पैसा लेकर जा रहे हो, 10 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों के माफ कर देते हो। उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप इतना बड़े टैक्स लगा रहे हो जनता पर, और आप आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर और पराठे पर 18% टैक्स लगाकर फिर लोगों से वसूली करके, और भारत सरकार का जो डेफिसिट है, जो नुकसान है, उसकी पूर्ति गरीब से कर रहे हो। मतलब उद्योगपतियों के तो 10 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर रहे हो, और भारत सरकार का जो खजाने में जो लॉस होगा उद्योगपतियों का, वो आप आटे पर टैक्स लगाकर और पराठे पर टैक्स लगाकर पूरा करोगे। मतलब गरीब तो गरीब ही रहेगा, मीडियम क्लास ही रहेगा, और देश के 100 उद्योगपति, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, खरी खरी बात है, 100 उद्योगपतियों का खजाना बढ़ जाएगा। और 5 उद्योगपति ऐसे होंगे जो पूरे देश पर छोटे दुकानदार को भी वही चलाएंगे। आप देश को टोटल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हो। आपने क्या किया रेलवे में कांग्रेस की सरकार ने, जब सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी थे, तब सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन मिलता था। भाई साहब, पूरा देश मुझे सुन रहा है, आप सुन रहे हो, कहां गया वो सीनियर सिटीजन का रेलवे का कंसेशन? अरे भाई, कांग्रेस गलती करे तो आप हमसे सवाल पूछो, हमारा विरोध करो, लेकिन बीजेपी तो सीनियर सिटीजन के साथ अन्याय इतना कर रही है कि वो जो सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग माँ और पिता और दादा दादी बैठे, उनका रेलवे में घूमना बंद करा दिया। अब गरीब आदमी और मीडियम क्लास, गरीब बुजुर्ग यदि रेल में जाना चाहे तो उससे पूरा किराया लोगे,
तो गांव से कैसे लेके आएंगे उसको शहर में? हम वो है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जो गरीबों को, बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा पर लेकर जाते हैं यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार ने कंसेशन कर दी, इससे पेट भर जाएगा केंद्र सरकार को। 10 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के तो कर्जे माफ करते हो, और रेलवे में जो हमारा कंसेशन था बुजुर्गों का वो आपने खत्म कर लिया। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप। जितना राजस्थान का जयपुर हवाई अड्डा अडानी के पास गया, हवाई अड्डे आपने सारे दे दिए अडानी को, आप दे दो। पूरी दुनिया में, मेरे को हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, मुझे कुछ बड़े आदमियों ने कल परसों कहा, पूरी दुनिया के सर्वे में बॉम्बे एयरपोर्ट नंबर 1 घोषित हुआ है पूरी दुनिया के सर्वे में। किसने बनाया? सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। सारे नए एयरपोर्ट एक भी बनाए इन्होंने, सारे कांग्रेस की सरकार ने बनाया जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो मिलीजुली सरकार के रहते हुए ऐसे जबरदस्त ये एयरपोर्टों का सारा आधुनिकीकरण हो गया, रेलवे का आधुनिकीकरण हो गया, रेलवे में कंसेशन हो गए, राइट टू फूड 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में अनाज शुरू कर दिया कांग्रेस ने। राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो में जो अनाज मिलता है, ये कांग्रेस की सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून उसमें मिल रहा है। ये नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस ने लागू किया। करोड़ों लोगों को गांव में रोजगार मिलता है, इसलिए गांव और शहर में झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो लोग भूख से मरते, शहरों पर हमला कर देता गरीब आदमी। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, गरीब का बच्चा बड़ी स्कूल में पढ़ेगा, कांग्रेस ही लाई। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कांग्रेस की देन है। ये कौन सा कानून लाए? इन्होंने कहा मैं धारा 370 हटा दी। अब धारा 370 पे खुल के सुन लो क्या है धारा 370। जब 47 में देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें लड़ रही थी बहुत, तो कश्मीर पे पाकिस्तान की फौजों ने हमला कर दिया। असली हिस्ट्री यही है, पता कर लेना। तो पाकिस्तान की फौजों ने हमला कर दिया कबायलियों ने कश्मीर पे। तो कश्मीर के मंत्री थे शेख अब्दुल्ला और राजा हरि सिंह, आज जो डॉक्टर करण सिंह जी उनके फादर। राजा हरि सिंह हिंदू राजा थे और उनका झंडा केसरिया था कश्मीर में। वो जो केसरिया वो बड़े जिद्दी थे, तो मंत्री शेख अब्दुल्ला ने राजा से कहा कि हमारी फौजें लड़ रही है, तो हमारी फौजें पीछे हट रही है, दिक्कत हुई। बोले मैं खुद लड़ने जाऊंगा। राजा खुद लड़ने भी गया। तो शेख अब्दुल्ला ने समझाया आप भारत की फौजों से मदद मांगो, क्योंकि यदि ये फौजें हम हार गए तो कश्मीर तक घुस जाएगी पाकिस्तान की फौजें। तो बोले मैं बात क्यों करूं, मैं हमारा कश्मीर तो अलग है। अंग्रेजों के टाइम से ही कश्मीर का राजा हमेशा इस बात पर अड़े रहे कि मेरा कश्मीर अलग है, ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान, अलग समझते, तो अलग देश खुद को। तो उन्होंने समझाया ये लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे, पहले आप पंडित नेहरू से मदद मांगो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। तो पंडित नेहरू से उनकी बात कराई। तो राजा हरि सिंह ने पंडित नेहरू से कहा कि मुझे कुछ अलग अधिकार दो, मैं आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा। तो पंडित नेहरू को तो उस वक्त समझदार थे पंडित नेहरू और सरदार पटेल, उस वक्त उनको कश्मीर को अपने उसमें लेना था। उन्होंने कहा ठीक है हम फौजी भेजते हैं, कश्मीर बचाना भी था। उन्होंने ये अधिकार दिया भाई ठीक है, आपके दिल राजा जिद पे थे कि मेरे यहाँ की कोई भी जमीन बाहर का आदमी नहीं खरीदेगा, ये तो धारा 370 है। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पे तब कश्मीरी पर राजा तो हिंदू था, अभी भी हिंदू राजा है, उन्हीं के महल में किसी ने कब्जा नहीं किया, उन्हीं महलों में रहते हैं, शिव के भक्त हैं वो लोग, शिव के पूरे मंदिर हैं। तो राजा जिद्दी था तब भी नहीं डरता था, आज भी वो पीढ़ी नहीं डरती। राजा करण सिंह तो ना डरते, कश्मीर जाते ही हो। तो उन्होंने ये कहा, तब भी उनकी फौज में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। तब ये फैसला हुआ ठीक है 300। तब पंडित नेहरू ने कहा था ये धारा 370 घिस घिस के खत्म हो जाएगी। तो पंडित नेहरू जिन्होंने कश्मीर को इंडिया में शामिल किया, उनके खिलाफ आप क्या क्या बोल रहे हैं? और धारा 370 हटा दिया आपने। कितनी जमीन इंडिया के वहां जाके लोगों ने खरीद ली, पैसा ही वो नहीं, लोगों ने पैसे ही नहीं खरीदेंगे कहां से कश्मीर में? कौन जा रहा है? जो कश्मीरी पंडित है उनको तो रोक लो आप तो आतंकवाद सहन नहीं कर पा रहे। वहां पे जो पुलिस में कौन है ज्यादा? मुस्लिम पुलिस वाले, वो रोज मर रहे हो। कोई आतंकवाद नहीं चाहता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको रोटी और रोजगार चाहिए। इसलिए ये माहौल बनाकर कि देखो हमने कश्मीर में 370 खत्म कर दिया, एहसान कर रहे हो क्या? तुम्हारे चुनाव के एजेंडे में था, तुमने क्या किया? वो केसरिया झंडा हटा दिया राजा का। 2 झंडे थे, राजा ने कहा था मेरा झंडा भी रहेगा तिरंगे के साथ। ये कोई वहां के मुस्लिमों ने लागू नहीं करवाया था, ये वहां के हिंदू राजा हरि सिंह ने अपना झंडा लागू करवाया था। वो केसरिया झंडा, वो राजपूत या नरेला से उठ के गए थे, खंगारोद राजपूत है कश्मीर के राजा, तो उनका केसरिया झंडा लगता था तिरंगे के बराबर। आपने वो हटा दिया, भाई 2 रंगे झंडे नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, केसरिया सबसे ऊपर तिरंगे में हटा दिया। 370 आपने हटा दी। हुआ क्या उसका?
आप 370 हटा दी, रोटी छीन रहे हो, 370 हटा के कह रहे हो ना हमने बहुत कुछ करे, तो भूखे पेट मारोगे क्या? रोटी तो दो। आप बार बार घुमा फिरा के कभी राहुल गांधी को टारगेट करोगे, कभी अपोजिशन पार्टियों के लोगों को टारगेट। आप मैसेज से और नारों से देश पर राज करना चाहते हो। इस सरकार के 8 साल पूरे हो गए। चुनाव से पहले आप ही ने कहा था 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, और भाइयों बहनों चिंता मत करो, 50 दिन दे दो नोटबंदी के, देश बदल दूंगा। देश बदल गया, बेरोजगारी जबरदस्त हो गई। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं वक्त आता है, पुरानी कांग्रेस की सरकार को एक तराजू में रखो, जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के चेयरपर्सन रहते हुए काम कर रहे थे, इनके रखो। वो 10 साल का काम, इनके 8 साल का काम, हमारा भी 8 साल का काम देख लो। हमने भारत के विकास में कोई कमी नहीं रखी उस वक्त, और इन्होंने भारत के विनाश में और प्राइवेटाइजेशन करने में कोई कमी नहीं रखी। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लागू हो रहा था, थोड़ा सा तो बीजेपी विरोध कर रही थी, अब तो 100% एफडीआई लागू कर दी इन्होंने, 100%। ये कैसे लोग हैं? परिवार नियोजन की बात इस देश में सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने की थी, आप याद कर लो। तब 77 के चुनाव में यही बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने परिवार नियोजन का विरोध किया था और गंदे गंदे नारे लगाए थे। जात पर ना पात पर, जब नसबंदी होगी खाट पर तो मोड़ लगेगी हाथ पर, ऐसे नारे लगवाए थे इन्होंने। आज ये कह रहे परिवार नियोजन, तो उस वक्त खूब पेड़ लगाओ, बच्चे कम पैदा करो और पढ़ो का नारा इंदिरा गांधी ने दे दिया था। तो वो ग्रेट इंदिरा गांधी, उनकी जयंती आती है तो नाम नहीं लेते। वो ग्रेट इंदिरा गांधी जो देश पर बलिदान हो गई, मर गई खुद, लेकिन आतंकवाद खत्म कर दिया पंजाब से, दुनिया जिनको मानती है, आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलना नहीं चाहते। आप तो सरदार पटेल का नाम इसलिए ले रहे हो कि आपके पास कुछ है ही नहीं, देश की आजादी का कोई हीरो नहीं है आपके पास, इसलिए आप सरदार पटेल को छीनना, आप छीनो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लेकिन इनके सिद्धांत भी मानो। आप इनको पॉलिटिकली यूज मत करो। देश इस वक्त इतना नफरत जो इन्होंने पैदा की है, धर्म में, जाति में, पार्टियों में, राजनीतिक दलों में इतनी दूरियां पहले कभी नहीं आई कि जब कांग्रेस कार्यालय में लोगों को घुसने नहीं दिया गया है। आप टारगेट करके और अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स के ऊपर आप हमला करो, आप एजेंसियों का दुरुपयोग करो। ये जो काम इस सरकार ने किए हैं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, ये दर्शाता है लोगों को एक रास्ता चाहिए जो इस बीजेपी की केंद्र की सरकार से मुक्ति दिलाए, जो इनकी तानाशाही और जुल्म से मुक्ति दिलाए। वो रास्ता, वो स्पेस राहुल गांधी ने दिया है, और आप देख लेना देश पूरा खड़ा होगा और राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेगा। एक आवाज चाहिए जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर सके, वो आवाज राहुल गांधी बनकर निकले। सर, अभी विजय सिंह बैंसला ने बोला है कि उनकी यात्रा यहाँ घुसने नहीं देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कौन क्या कह रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। सबको अपनी बात कहने का हक है। यात्रा आ रही है, शान शौकत के साथ आएगी, ढोल धमाके के साथ, स्वाभिमान और स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती पर, महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती पर, महाराजा सूरजमल की धरती पर, भक्त शिरोमणि मीरा की धरती पर, ये वीरों की धरती है राजस्थान। यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्वागत किया जाता है। एक क्रांतिकारी के रूप में राहुल गांधी देश में निकला है। पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अकेला नहीं, देश की मां बहन बेटी का आशीर्वाद उनके साथ है। देश की जनता की आवाज बनकर जो हर आदमी के मन में आग है, उस आग को सड़क पर लेकर राहुल गांधी निकला है कि इस आग में नफरत खत्म करेंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म करेंगे, भारत को जोड़कर और केंद्र के मोदी सरकार के जुल्म का जवाब देंगे। यही तो राहुल गांधी का संदेश है, और राहुल गांधी की यात्रा का जबरदस्त स्वागत होगा। सब अपनी बात कहते रहिए, हम ये मानकर चलिए जबरदस्त स्वागत होगा। लाखों कार्यकर्ता रहेंगे, मैं खुद और मेरी पार्टी, तमाम नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे एक्स विधायक हो, सब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान के कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, अलग अलग संगठन, एनजीओ, तमाम लोग पलक पावड़े बिठाकर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करें। सर, सोनिया गांधी और राजीव गांधी सलूंगर के पास गांव में आए थे, और जहां से ये महानरेगा और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो योजना कांग्रेस ने दी, वहां से निकली है। मगर आज भी आदिवासी गांवों के अंदर स्थितियां सुधरी नहीं है, हालत खराब है बहुत ज्यादा। और राहुल गांधी जब इस यात्रा पे आए तो इधर नहीं आ रहे, इस आदिवासी क्षेत्र में। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा
का रूट डिसाइडेड है। कहीं भी आप आदिवासी की बात करो, आदिवासी कल्याण को लेकर जितने एक्ट बनाए वो सारे एक्ट हमने दिए, और सारा काम आदिवासियों के लिए और सारे गांव के लोगों के लिए, गरीब के लिए सब योजनाएं कांग्रेस ने दी है। यदि कोई भी बात होगी आपको हमारे उसमें लाएंगे तो उसको भी दूर का इशू, बड़ा इशू ये इशू किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये किसी नेता का विरोध नहीं है। एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देश के संविधान में जब लोकतंत्र बना तब वो लिखने का अधिकार मंत्रियों को दिया गया। देश में डेमोक्रेसी लागू की कांग्रेस पार्टी ने, देश की आजादी के लिए लड़ी और देश की जनता को अधिकार मिला। और देश का संविधान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस तरह से बनाया जिससे हर व्यक्ति को अधिकार मिले। पावर चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार की हो, चाहे हमारी राजस्थान की सरकार की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, हमारा संविधान ये कहता है कि पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। पावर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कब उठी? जब कहीं पर गेहूं लैप्स हुआ, जब मेरे से सवाल पूछे गए तब मैंने कहा एसीआर लिखना जरूरी है। यदि मैंने 4 साल से एसीआर लिखी नहीं तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो सरकार बचाने के लिए लड़ता है, फ्रंट फुट पर लड़ता है, हर जगह अपनी बात करता है, यदि वो झूठ बोले तो फिर मुझे राजनीति में नहीं रहना चाहिए, फिर मैं पापी हूं। मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं स्वाभिमान के साथ, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्वाभिमान के साथ, शौर्य के साथ, बलिदान के साथ राजनीति करता हूं। मैंने अपनी बात कही, ये किसी का विरोध नहीं है। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस, एसीआर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, जिस कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी लागू की उस कांग्रेस के शासन में यदि कोई एसीआर को लेकर गलत है तो उसमें कोई जिद नहीं होनी चाहिए। और वो कब किस मंच पे मुझे बात करनी मैं करूंगा। मैंने वो बात सोफिस्टिकेटेड वे में प्रेस को रखी और एक वो चर्चा शुरू होगी पूरे देश में, तो गलत क्या है? ऐसी अच्छी चर्चा चलनी चाहिए, चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर हो। एसीआर तो मंत्रियों को लिखनी चाहिए, ये पावर मंत्रियों की है। और एक मंत्री को मेरा खुल के कहना है, कभी दूसरे मंत्री की बात नहीं काटनी चाहिए। ये जो बेवजह हम राजनीति में ये समझते हैं कि हम ये करके किसी नेता से नंबर ले लेंगे, आप नेता से नंबर ले सकते हो, लेकिन सफलता और असफलता उस ऊपर वाले के हाथ में है, सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। इसलिए राजनीति खुल के कह रहा हूं, मैं विरोधी नहीं हूं। ओबीसी आरक्षण, ST/SC आरक्षण, EWS आरक्षण, ये सब केंद्र का विषय है, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। राज्य में यदि कोई विसंगति है तो वो सब पक्षों को बैठाकर लीगल राय लेकर ही दूर की जा सकती है। उसको लेकर बाहर जो माहौल बनाया जाता है वो ही सब कुछ नहीं है। रिजर्वेशन जैसे इश्यूज पर पॉलिटिकली बात करने की बजाय लीगली और सब पक्षों के न्याय अन्याय को देखते हुए इस तरह से डिस्कस होना चाहिए जिससे सही फैसले हो। फैसले मेरे कहने से रुकने वाले या चलने वाले नहीं है, क्योंकि कैबिनेट में बहुमत से फैसले होते हैं। इसलिए ये बात जो बाहर चल रही है वो अंदर वैसा नहीं है। इसलिए मैं किसी आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। सही, ये डिफेंस का मामला, और डिफेंस के मामले में क्या राज्य सरकार को सब अधिकार है क्या, पहले तो ये डिस्कस होगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये लोकसभा से मिला है। तो ऐसे में मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये डिफेंस के इश्यूज है, अंदर क्या बात हुई वो लीगली अशोक गहलोत जी खुद बहुत सीनियर आदमी, वो देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो भी फैसला लेंगे वो आएगी। भारत जोड़ो यात्रा जब इसका पूरा मैप बना, रोड मैप तभी क्लियर कर दिया गया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ पूरे भारत को जोड़कर जो नफरत की राजनीति, धर्म और जाति में टकराव खड़ा करके असली मुद्दों से जो बीजेपी ध्यान हटाने की पॉलिटिक्स करे, उसके लिए भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। और वो भारत जोड़ने का संकल्प विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के एक छत्र नेता राहुल गांधी लेंगे, और राहुल गांधी सही समय पर निकले हैं। मैं आपको बता दूंगा, जब 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, तब आपको रिजल्ट देखने में आएंगे। और गुजरात खराब है, इसलिए रोज प्रधानमंत्री जी नई नई बातें, नई नई नारे दे रहे हैं, अंदर खाते बाहर बातें नहीं आ रही है। जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी, गुजरात में और हिमाचल। MP हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जब देश का सबसे बड़ा नेता राजस्थान में आ रहा है
तब एक ही मुद्दा है, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाना, उसमें सब लग गए। ये सब बातें पार्टी नेतृत्व, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, वो देख रहे हैं, कब उनको क्या करना वो अपने आप